तो प्रेपोजिशन में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। अगर आप कोई भी, जैसे अभी आपका होमगार्ड का एग्जाम आने वाला है, पटवारी का एग्जाम आने वाला है, या JOIT के या अदर मतलब कोई भी एग्जाम है, क्लरिकल के एग्जाम है, उसमें आमतौर से प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासतौर से पटवारी का जो एग्जाम है उसके लिए, या आपका होमगार्ड का है, या आपका पंचायत सचिव का, सेक्रेटरी का, उन सभी तरह के एग्जाम में प्रेपोजिशन एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है, क्या पढ़ेगा आज हम? प्रेपोजिशन। ठीक है, तो प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रेपोजिशन? क्या समझता है प्रेपोजिशन से? है कुछ आइडिया प्रेपोजिशन का? नो आइडिया? जब हम प्रेपोजिशन की बात करते हैं तो प्रेपोजिशन दो तरह से काम करता है। ठीक है, यानी कि इसका काम बेसिकली नाउन और प्रोनाउन को कनेक्ट करना है। नाउन प्लस प्रोनाउन के साथ ये यूज किया जाता है। किसके साथ यूज किया जाता है? नाउन प्लस प्रोनाउन के साथ यूज होगा। और बेसिकली ये क्या करेगा? प्री पोजिशन होगा, यानी नाउन और प्रोनाउन से पहले इसे यूज किया जा सकता है टू कनेक्ट इट विद द ऑब्जेक्ट और द एंटायर सेंटेंस। यानी कि जो हमारे पास सेंटेंस होगा, सेंटेंस में एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर देने के लिए हम प्रेपोजिशन को इसमें यूज करते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेपोजिशन में प्री, मतलब जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि भाई ये क्या है? प्री प्लस पोजिशन है, यानी कि जो पहले, किसी के पहले आता है। किसके पहले आएगा प्रेपोजिशन? आपका ये आएगा या तो नाउन से पहले आएगा, या आपका ये प्रोनाउन से पहले आएगा। और इसका काम क्या होता है? प्रेपोजिशन क्यों यूज करते हैं? प्रेपोजिशन का मतलब है, प्रेपोजिशन हम इसलिए यूज करते हैं जब हमने सेंटेंस के अंदर इंटरलिंक करना था, कनेक्टिविटी देनी होती है। यानी कि नाउन जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का हम किस तरह से ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, या एंटायर सेंटेंस को एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए प्रेपोजिशन जरूरी होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा कि ही कम फ्रॉम द, जैसे ही कम फ्रॉम शिमला। ठीक है, फ्रॉम शिमला। अब ये जो शिमला है ये क्या एक तरह का नाउन है। ठीक है, कौन सा नाउन है? ये आपका नेम ऑफ प्लेस है ना ये, तो इसलिए नाउन है ये। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे, ये फ्रॉम है, ये क्या हमारे पास? प्रेपोजिशन है। ये क्या हमारे पास? ये प्रेपोजिशन। अगर मैं ये फ्रॉम यहाँ पे यूज नहीं करता, फ्रॉम यूज नहीं करता, तो क्या बना? ही कम शिमला। तो ये मीनिंग बना इसका? नहीं बना, तो गलत मीनिंग बन जाएगा। इसलिए सेंटेंस में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए और उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें प्रेपोजिशन सेंटेंस के अंदर यूज करनी जरूरी होती है। जैसे ही गो टू शिमला, जैसे ही गोज टू शिमला। अगर मैंने इस तरह से बोला ही गोज टू शिमला, अगर मैं यहाँ से टू हटा दूं, ही गोज शिमला, तो क्या ये सेंटेंस मीनिंगफुल बन रहा है? नहीं बन रहा है। ठीक है, पर अगर मैंने इसमें टू बोल दिया है तो इसने रिलेट करा कि भाई ये शिमला के लिए यहाँ से शिमला जा रहा है, या कहीं किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस को ये कनेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली जो प्रेपोजिशन होगी, प्रेपोजिशन का काम क्या रहेगा हमारे पास? टू कनेक्ट द सेंटेंस विद स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर के साथ इसको कनेक्ट करने के लिए हम इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? प्रेपोजिशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो हमने प्रेपोजिशन पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, है ना, हमने क्या पढ़ा था? विद और बाय पढ़ा था। लास्ट हमने कहाँ पे एंड किया था? विद और बाय प्रेपोजिशन पे एंड किया था। और मैंने बताया था कि जो विद प्रेपोजिशन है या बाय प्रेपोजिशन है वो किस लिए यूज की जाती है और क्या इसका बेसिक यूज रहता है। अगर हम इसमें विद की बात करें तो विद प्रेपोजिशन आपकी किसके लिए यूज होगी? दिशांजलि आप बताए, किसके लिए होगी विद प्रेपोजिशन? फॉर इंस्ट्रूमेंट। क्या बताया था मैंने? फॉर इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज होगी विद प्रेपोजिशन। किसके लिए करेंगे आप? इंस्ट्रूमेंट के लिए विद लगेगा। और अगर आप बाय की बात कर रहे हैं, बाय प्रेपोजिशन, वो किसके लिए लगेगा? किसी पर्टिकुलर एजेंट के लिए। ठीक है, एजेंट यानी कि एजेंट में आपके क्या आ जाएगा? एजेंट में, एजेंट में आएगा पर्सन। ठीक है, इंडिविजुअल। ये आप कोई भी पर्सन बोल सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअल बोल सकते हैं। ठीक है, या कोई भी जो काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, मतलब कि एक्शन, एक्टर्स, जो काम कर रहा है ना, काम करने वाला। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि अ लेटर was written, a letter was written by Ram with black pen, with black pen। अब देखो यहाँ पे क्या कहानी आ रही है कि जो ये लेटर है ये किसके द्वारा लिखा गया है? अब पर्सन कौन है? एजेंट कौन है? राम है ना।
राम ने क्या लिखा, एक लेटर लिखा, और उसके बाद किसके माध्यम से लिखा, कैसे लिखा, तो विद इंस्ट्रूमेंट क्या यूज की उसने, ब्लैक पेन। तो इस तरह से क्या हो गया कि भाई विद हमारा किसके लिए यूज होगा, इंस्ट्रूमेंट के लिए, बाय फॉर स्पेसिफिक पर्सन के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, मतलब कि जो जो काम कर रहा है, एग्जैक्टली यहाँ पे काम परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से विद किसके लिए होगा, इंस्ट्रूमेंट के लिए, और बाय किसके लिए होगा, एजेंट के लिए। ये आपने याद रखना दो चीजें, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जो मेजर प्रेपोजिशन आती है उसमें आएगी हमारे पास प्रेपोजिशन सिंस आ जाएगी, प्रेपोजिशन सिंस, फॉर और फ्रॉम। ये तीन प्रेपोजिशन रहती है, सिंस, फॉर, फ्रॉम। ये जो प्रेपोजिशन है ये तीनों प्रेपोजिशन कैसी है, टाइम की प्रेपोजिशन है, ठीक है। फॉर स्पेसिफिक टाइम को मेंशन के लिए हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमने जैसे हम टेंस पढ़े थे हमने टेंसेस की नहीं पढ़े थे। टेंसेस में मैंने जब आपको क्या करवाया था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ाया था, ठीक है। क्या पढ़ाया था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो उसमें मैंने बताया था कि भाई सिंस और फॉर यूज होता है। क्या होता है, सिंस और फॉर का यूज किया जाता है, इसलिए किया जाता है टाइम के लिए। तो सिमिलर यूज यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है। सिंस का यूज हम किसके लिए करेंगे, जैसे सपोज करो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। सिंस किसके लिए यूज करेंगे हम, सिंस किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करेंगे। और अगर हम फॉर की बात करें तो फॉर प्रेपोजिशन किसके लिए यूज होगा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए यूज होगा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारे पास फॉर प्रेपोजिशन यूज किया जाएगा। अब आप बताओ कि पॉइंट और पीरियड ये क्या चीज है ना। ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए कि पॉइंट और टाइम और पीरियड ऑफ टाइम की क्या बात आती है। जब हम पॉइंट की बात करते हैं तो हम किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करें, जैसे कि हमने पर्टिकुलर टाइम बोल दिया मॉर्निंग, ठीक है, इवनिंग बोल दिया, ठीक है। या जैसे मैंने कोई पर्टिकुलर डेज का नेम बोल दिया, जैसे मंडे ट्यूसडे, या फिर मैंने कोई डेट बोल दी जैसे 29 30, या कोई मंथ का नेम बोल दिया अगस्त सितंबर, है ना, इस तरह से मंथ का नेम बोल दिया, ठीक है। कोई भी मंथ का नेम बोल सकता मैं, नेम मतलब कि कोई ईयर्स मेंशन कर दी, क्या कर दिया, ईयर्स मेंशन कर दी, है ना। जैसे कि 2000, ठीक है, सिंस 2000, सिंस 2020, इस तरह से मतलब जब हम पर्टिकुलर ईयर की बात करेंगे तो भी हम सिंस लगाएंगे, है ना। या किसी सेंचुरी की बात करें, सिंस आइस एज, है ना, जैसे वो बहुत मतलब कि बड़े लंबे पीरियड, ओल्ड पीरियड की मतलब कि इरा की बात करेंगे, है ना। तो अगर कोई लॉन्ग पीरियड की बात हो रही है, ठीक है, तो वहां पर भी क्या लगेगा, सेंस लगेगा। लॉन्ग पीरियड है ना, मतलब आइस एज बहुत लंबे समय तक भी रहा और बहुत लंबे समय पहले भी था, ठीक है। तो ऐसी सभी कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, यूज वहां पे प्रेपोजिशन सिंस करेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास फॉर की बात आती है तो ये होता है मतलब कि रफ आइडिया, मतलब कि जिसमें एग्जैक्टली टाइम के बारे में नहीं बताया गया है, ठीक है। तो ये पीरियड होते हैं रफली टाइम, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, आप रफली टाइम जहां पे दिखाना हो आपको, तो वहां पे आप कौन सी प्रेपोजिशन लगाएंगे, फॉर प्रेपोजिशन लगाएंगे। और इसमें फॉर प्रेपोजिशन में जो बेसिक आएगा, इसमें रफ आइडिया होगा, जैसे इसको पर्टिकुलर पूरा का पूरा आपको मतलब कि स्पेसिफाई नहीं किया होगा कि कितना टाइम है, कब से, जैसे मैंने बोला कि आई एम टेकिंग दिस क्लास फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट कौन से, जो अभी चल रहा मिनट वो वाला भी है, या सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 मिनट है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे आप रफली आइडिया दे देंगे, 2 मिनट लिख लिया मैंने, ठीक है, या 2 डेज लिख लिया, क्या लिख लिया, 2 डेज लिख लिया, ठीक है। या मैंने इसमें क्या लिख लिया, 2 डेज के बाद 2 ईयर्स लिख लिया, है ना, या 2 मंथ लिख लिया। ऐसे बहुत सारे जितने भी आप इसमें लिख सकते हैं उसको हम इसी में लिख लेंगे। मतलब कि ये टू, मैंने सिर्फ 2 लिखा, इसमें 3 4 1 कुछ भी लिख सकते हैं ना। इस तरह से ये सिर्फ एक मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि भाई इसमें रफ आइडिया के बारे में बात की जाती है। तो एग्जाम्पल कैसे बनेगी इसके लिए, क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, एग्जाम्पल मनी एग्जाम्पल यू कैन कोट फॉर दिस, है ना। क्या क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं आप इसकी, ये जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया कि जैसे सपोज करो कि गीतिका गीतिका was studying was
was studying English since 2020। ऐसे बोल दिया कि भाई 2020 से गीतिका इंग्लिश सीख रही है ना। और दूसरा कैसे बोल दिया, फॉर से बोला होगा, मान लो कि मैंने बोला कि ईशांत was preparing for GD exams for 2 month। अब आप बोलेंगे कि भाई सर आपने यहाँ फॉर 2 बारी लगा दिया। एक फॉर हो गया किसके लिए, रिलेशन के लिए। एक फॉर का जो एक दूसरा रूल है वो क्या कि टू रिलेट करने के लिए होता है, और दूसरा फॉर टाइम के लिए होता है। और जो नेक्स्ट वाला फॉर है, ये वाला जो फॉर है हमारे पास यहाँ पे, ये वाला देख रहे हैं, ये किसके लिए यूज हुआ, ये हुआ एज ए प्रपोजिशन, ये हुआ एज ए इंटरलिंक या रिलेशन या टू रिलेट करने के लिए। ठीक है, तो हम 2 फॉर भी एक सेंटेंस के साथ यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर, है ना? ये तो समझ आ गया होगा। तो ये दोनों सेंटेंसेस आपको क्लियर हो गए कि भाई यहाँ पे हम सेंस लगा रहे हैं किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर नेम ऑफ मंथ जब नहीं दे रखा है, सिर्फ हम रफली 2 मंथ बोल रहे हैं, तो उसमें वहां पे प्रपोजिशन फॉर लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसी में फ्रॉम की बात की गई है। फ्रॉम ज्यादातर किसी प्लेस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, प्लेस के लिए फ्रॉम प्रपोजिशन। ठीक है, फ्रॉम प्रपोजिशन किसके लिए यूज होगी, आपकी प्लेस के, टू प्लेस के लिए, टू रिलेट द प्लेस, है ना। अब इसको प्लेस को कैसे रिलेट करना हमने, ठीक है, जैसे आप बोलते हैं कि आई बिलोंग्स फ्रॉम दिस, है ना, या आई केम फ्रॉम दैट प्लेस। ठीक है, इस तरह से हो सके, जैसे कि आई जस्ट रीच्ड हेयर फ्रॉम शिमला। मैंने ऐसे बोल दिया कोई सेंटेंस, आई जस्ट रीच्ड हेयर फ्रॉम शिमला, कि मैं अभी अभी यहाँ पे शिमला से पहुंचा हूँ। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं आप। और क्या बोल सकते हैं, या जैसे कोई एग्जांपल या क्वेश्चन वगैरह पूछना, तो आप कैसे बोल सकते हैं, वेयर डू यू कम फ्रॉम, ऐसे बोल सकते हैं, वेयर डू यू कम फ्रॉम, वेयर डू यू कम फ्रॉम, ये भी एग्जांपल बन जाएगा। मैनी टाइप्स ऑफ एग्जांपल आप इस तरह से बना सकते हैं। तो बताओ जरा क्या क्या एग्जांपल बन सकते हैं, ईशांत आप बताओ जरा। आई एम फ्रॉम हिमाचल, है ना, ऐसे ही बोल सकते हैं। मैनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं आप इसके लिए ना। फिर इसके बाद एक नेक्स्ट जो प्रेपोजिशन आती है, इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन, वो क्यों, कौन सी प्रेपोजिशन हो गया आपकी, ड्यूरिंग। ठीक है, ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेपोजिशन रहेगी। ड्यूरिंग प्रेपोजिशन का मतलब क्या है, के दौरान। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम, के दौरान, के दौरान। के दौरान का मतलब क्या होगा, मतलब कि इन पीरियड ऑफ दैट, मतलब कि इन बिटवीन ऑफ दैट, मतलब 2 पीरियड के बीच या एंटायर पीरियड के बीच का जो समय है। जैसे सपोज करो कि ड्यूरिंग माय क्लास आई स्विच ऑफ माय कैमरा। ठीक है, मतलब कि क्लास चल रही थी लेकिन उसके बीच में मैंने कैमरा बंद कर दिया, है ना। इस तरह से क्या बोल, ये क्या बना, मतलब कि एंटायर पीरियड के बीच का जो समय है, या बीच के समय में जो भी एक्टिविटी हो रही है, उसको हम किसे एक्सप्रेस करेंगे, ड्यूरिंग प्रेपोजिशन से, है ना। वहां पे हम क्या लगाएंगे, ड्यूरिंग प्रेपोजिशन यूज करेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे क्या लिख सकते हैं आप ड्यूरिंग के लिए, बोलो, ड्यूरिंग का एग्जांपल क्या देंगे आप। जैसे कि मैनी, जैसे आप एक एग्जांपल है, मैनी चिल्ड्रन आर नॉटी, मैनी चिल्ड्रन आर नॉटी ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड, है ना। क्या लिखेंगे आप इसमें, ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड, देयर childhood in our society, in our
सोसाइटी। ठीक है, ड्यूरिंग क्या हो गया, मतलब उनका जो बचपना था उस समय का जो वो बीच का पीरियड है उस समय वो कैसे थे, नॉटी थे, ड्यूरिंग आ गया है ना। जैसे कि इट वॉज रेनिंग होल डे, इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग होल डे but stop during the midnight, but stopped during evening time, during evening time। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं भाई पूरे दिन बारिश लगी रही लेकिन शाम के समय बारिश रुक गई। ठीक है, अगर फोन आ रहा है तो अटेंड कर लीजिए बाहर जाके, ईशांत है ना। तो ये यहाँ पर कहानी आ जाएगी, किसकी कहानी आई है, ड्यूरिंग की आई। उसके बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे बिलो और अंडर प्रेपोजिशन। इसके बाद कौन सी प्रेपोजिशन आ जाएगी, और अंडर प्रेपोजिशन है। बट उससे पहले हम एक चीज और यहाँ पे लिख सकते हैं, और वो कौन सी लिख सकते हैं, फॉर प्रेपोजिशन। हम कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम फॉर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि फॉर टू रिलेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं फॉर प्रेपोजिशन ना, ये वाला भी लिख लीजिए। फॉर किसके लिए यूज किया जाएगा, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे हम यूज, टू रिलेट है ना, के लिए, टू रिलेट, हिंदी में बोलेंगे के लिए, के लिए हिंदी में इसे। जैसे एग्जांपल क्या बनेगा, आई वेंट देयर फॉर समर वेकेशन, मैं वहां समर वेकेशन के लिए गया था। ठीक है, आई वेंट देयर, एग्जांपल क्या दे सकते हैं, आई वेंट देयर फॉर समर वेकेशंस। आई वेंट देयर फॉर समर वेकेशंस। और क्या बन सकता है, तो इसलिए देखिए फॉर ज्यादातर टू रिलेट करने के लिए भी यूज होता है, जब हम चीजों को रिलेट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये फॉर हो गया। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है हमारे पास, दैट इज बिलो और अंडर। नेक्स्ट प्रेपोजिशन कौन सी आ जाएगी, दैट इज बिलो, अंडर। ये प्रेपोजिशन है। इन दोनों प्रेपोजिशन का जो मीनिंग है वो क्या होता है, टू बिलो का यानी कि नीचे, दोनों का मतलब क्या है, नीचे, डाउनवर्ड्स। ठीक है, नीचे की तरफ होगा, बिलो भी नीचे होता है और अंडर भी क्या होता है, नीचे होता है, ये तो आपको पता है। लेकिन फिर इसमें डिफरेंसेस क्या है, बिलो में और अंडर में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। तो अगर आप इसके डिफरेंसेस की बात करें, जब हम बिलो की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास फिजिकल फिजिकल टच होने की संभावना कम होती है, फिजिकल टच नहीं होता। ठीक है, नहीं हो सकता, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिजिकल टच नहीं हो सकता। लेकिन जब हम अंडर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अंडर की बात करते हैं, तो अंडर में डायरेक्ट टच होगा, क्या होगा, डायरेक्ट टच होगा, या उसको बोल के फिजिकल टच होगा, और ये कवर कर रहा होगा चीजों को, क्या कर रहा होगा, कवर, एंटायर थिंग्स को कवर कर रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे इसके बेसिक डिफरेंसेस को, रूल को समझ सकते हैं। अब अगर हमने बिलो की बात की, जैसे मैंने बोला कि एग्जाम्पल के तौर पे आप बिलो के लिए क्या लिख सकते हैं, जैसे कीप योर शूज बिलो द विंडो। ठीक है, मतलब कि मेरे घर के पास विंडो है, दरवाजे के साथ इमीडिएट क्या है, विंडो है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई आप जूते दरवाजे पर ना रखिए, स्कैटर करके आप कहाँ रखिए, विंडो के नीचे रखिए। तो विंडो का नीचे ऐसा नहीं कि वो कोई इसको टच कर रही है, कवर कर रही है, मतलब कि डाउन टू द विंडो है वो, है ना, विंडो तो ऊपर है और उससे नीचे मतलब एक स्पेस है, वहां पे रखिए आप। तो क्या बोल सकते हैं आप एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि जैसे ये एक ऐसे बोल दिया, लैम्प कीप द लैम्प बिलो अलमीरा, बिलो अलमीरा। ठीक है, भी जो लैंप है उसे आप अलमीरा के नीचे रख दीजिए। ठीक है, तो ये आ गया एक एग्जांपल इसका। ठीक है, और अंडर के लिए क्या बोल सकते हैं आप, जैसे कि स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स कीप देयर बुक्स अंडर पिलो, अंडर पिलो। इसका मतलब क्या बना कि भाई जो बच्चे हैं वो किताबें अपने सराहने के नीचे रख लेते हैं ना, पिलो के नीचे रख लेते हैं। तो पिलो क्या करेगा, टच भी कर रहा है
कवर भी कर रहा है, सारी चीजें हो रही है ना पॉसिबिलिटी। बट जो बिलो है, बिलो में ना कवर हो रहा है ना टच हो रहा है, ठीक है। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी। अंडर का मतलब है जहां पे कवर होगा। जैसे मैंने बोला कि कीप्स योर लेग्स अंडर द टेबल, तो इसका मतलब क्या है कि आप टेबल के नीचे अपनी टांगे छुपा दीजिए, यानी कि वो कवर करेगा टेबल आपकी लेग्स को पूरा का पूरा। तो उस समय हम वहां पे क्या लिखेंगे, अंडर लिखेंगे। लेकिन जहां पे कवर नहीं हो रही वहां पे आप बिलो लिखेंगे, ठीक है। देयर इज अ हाउस बिलो माई हाउस विच इज नाउ डिस्ट्रक्टेड, ठीक है। मतलब कि जो अब खत्म हो चुका है, कि भाई मेरे घर से नीचे एक घर था जो अब खत्म हो चुका। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा घर उसके घर के ऊपर ही था, बिल्कुल कवर कर रहा था, मतलब कि इन प्लेस ऑफ डाउनवर्ड है। जैसे एक एग्जांपल आप ऐसे लिख सकते हैं कि द सतलुज रिवर, द सतलुज रिवर is below to the NH5, क्योंकि सतलुज नदी है वो NH5 से नीचे है, ठीक है। मतलब कि NH5 ऊपर से जाता है परे को, सतलुज नदी नीचे को रहेगी। तो कवर तो नहीं कर रही, लेकिन क्या कर रही है, मतलब कि इन प्लेस ऑफ डाउनवर्ड है उससे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप वहां पे बिलो को यूज कर सकते हैं। फिर बिलो इसके अलावा अन्य यूज भी के लिए भी यूज किया जाता है। अगर आपने कहीं पे डिग्निटी दिखानी होगी, डिग्निटी है ना, तो डिग्निटी को शो करने के लिए भी आप बिलो यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या यूज कर सकते हैं आप, जैसे आपने लिख लिया कि इट इज बिलो माई डिग्निटी टू आस्क फॉर मर्सी, कि भाई ये मेरी डिग्निटी से बिलो है, या मैं मेरी ये मतलब मान सम्मान से नीचे है कि मैं किसी से दया की भीख मांगू, है ना। तो ऐसे इस तरह की मतलब कि अपने आप की जो प्रतिष्ठा है उसको मैं कम करना नहीं चाहता, है ना। तो ऐसी स्थिति में वहां पर बिलो का यूज किया जा सकता है। जैसे कि क्या बोल सकता मैं, इट इज बिलो माई डिग्निटी टू आस्क फॉर हेल्प, मतलब कि मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, अगर मैंने ऐसा बोल रहा हूँ, है ना। क्या बोल रहा हूँ कि मुझे किसी की हेल्प की सहायता की जरूरत नहीं, और ये अगर मैं सहायता ले लूंगा किसी से तो ये मेरी मतलब प्रतिष्ठा के ऊपर एक सवाल होगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप बोल सकते हो वहां पे एग्जाम्पल में, ठीक है। इट इज बिलो माई डिग्निटी टू आस्क फॉर हेल्प। और क्या बोल सकते हैं आप इसमें एक्स्ट्रा वर्ड्स, क्या आ सकते हैं इसमें नेक्स्ट, अंडर के लिए बोल सकते हैं आप, ठीक है। अंडर किसके लिए, सीनियर और जूनियर के लिए भी यूज किया जाता है। जो अंडर है, ठीक है, ये सीनियरिटी मतलब कि सीनियरिटी, या आप एक तरह से जूनियर की बात करें, ठीक है। अगर आपके रैंक में कोई निम्न स्तर का है तो उसके रैंक से आपसे नीचे का है तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते, जैसे कि ही इज अंडर मी इन माई ऑफिस, ही इज अंडर मी, ठीक है। ही इज अंडर मी कैसे लिखा है ये आपने, ही इज अंडर मी। अंडर मी का मतलब ऐसा नहीं कि मैंने उसको कवर किया है, पर वो रैंक में मेरे से नीचे का स्तर का है, तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, ही इज अंडर मी। और क्या बोल सकते हैं, या दूसरा से बोल, ही इज वर्किंग अंडर मी, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं आप उसके लिए। जैसे कि मान लो कि मैंने बोला कि मान लो मैंने बोला ईशांत इज वर्किंग, ईशांत इज वर्किंग अंडर मी। क्या बोला मैंने, ईशांत इज वर्किंग अंडर मी, कि भाई मेरे अंडर काम कर रहा है, मेरी देख रेख में काम कर रहा है, ठीक है। मैं सुपीरियर हूँ, ईशांत सबॉर्डिनेट है, ठीक है। इस तरह से हम इसमें यूज कर सकते हैं अंडर और बिलो, क्लियर। फिर आता है हमारे पास विद इन। नेक्स्ट जो प्रेपोजिशन रहेगी वो कौन सी रहेगी, विद इन। वैसे ठीक है, इन और विद इन लिख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इन ऑब्लिक विद इन, इन ऑब्लिक विद इन प्रेपोजिशन, ठीक है। इन और विद इन किसके लिए होगी, इन और विद इन में क्या डिफरेंसेस रहेगा, बोलो। इन का मतलब है, मतलब कि सिंपल बोलेंगे तो इसमें जैसे कि मैं, हिंदी में मैं, और के अंदर, के अंदर मैं का मतलब क्या है, जैसे कि मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा, आई विल कम इन एन आवर, ठीक है, कि मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा। बट मैंने क्या बोला कि भाई मैं 1 घंटे के अंदर अंदर आ जाऊंगा, आई विल कम विद इन एन आवर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, 1 घंटे के अंदर अंदर आने के लिए
विद इन यूज करना है, और जो ऑलरेडी है, जो मतलब जिसका टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है, उसके लिए इन यूज करेंगे। जैसे कि आई विल फिनिश माई प्रोजेक्ट इन अ वीक। आई विल फिनिश माई प्रोजेक्ट इन अ वीक। मैं अपना प्रोजेक्ट एक हफ्ते में खत्म कर दूंगा। लेकिन दूसरा मैंने क्या बोला कि भाई आई विल प्रिपेयर ऑल स्टडी मटेरियल। आई विल प्रिपेयर ऑल स्टडी कंटेंट या मटेरियल, कुछ भी बोल दीजिए ना, मटेरियल विद इन अ वीक, विद इन अ वीक। इसका मतलब क्या होना कि मैं सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर तैयार करके दे दूंगा। ये हो गया टाइम स्पेसिफिक, और ये उतना ज्यादा टाइम स्पेसिफिक नहीं है। टाइम स्पेसिफिक कौन हुआ आपका, विद इन टाइम स्पेसिफिक है, इन आपका उतना ज्यादा टाइम स्पेसिफिक नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है, ये दो पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे आपके पास, इन और विद इन वाले। ठीक है, और मतलब इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, विद इन को ये क्या कि भाई एक टाइम लिमिट को दिखाता है। क्या दिखाता है ये? टाइम लिमिट। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि भाई इसके माध्यम से आपको टाइम लिमिट दिखाते हैं, भाई इतने समय में हो जाएगा। जैसे सपोज करो कि मान लो कि आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप टेंसेस कितने दिन में पढ़ के मुझे मतलब कि इसको याद कर दोगे, तो आप बोलोगे मैं इसको, कोई बच्चा बोलेगा एक दिन में कर दूंगा सर, कोई बोलेगा 2 दिन में, कोई बोलेगा 4 दिन में, है ना, अब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। तो ये विद इन क्या हो गया, टाइम लिमिट को दिखाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। और उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास प्रपोजिशन आएगी, दैट इज एगो एंड बिफोर। नेक्स्ट प्रपोजिशन कौन सी रहेगी हमारे पास है, एगो प्लस बिफोर। एगो और क्या आ जाएगी, बिफोर। एगो प्लस बिफोर प्रपोजिशन आ जाएगी। ठीक है, एगो प्लस बिफोर प्रपोजिशन। अब दोनों का मतलब क्या होता है, पहले। दोनों का मतलब क्या होगा, एगो भी पहले होता है, बिफोर भी पहले होता है ना। इसका हिंदी में मतलब अगर मतलब देखे या मीनिंग देखे तो दोनों का मतलब क्या बन रहा है, पहले। एगो का मतलब भी पहले होता है, आई केम हेयर 3 hours एगो, है ना, तो इस तरह से बोल दिया। लेकिन बिफोर भी सिमिलर ही होगा, जैसे कि राम केम बिफोर श्याम, है ना, इस तरह से बोल दिया। तो ये ऐसे ऐसे एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं कि भाई ये दोनों पहले के लिए यूज हो रहे हैं, बट इनके जो यूजेज है वो थोड़े से अलग है। मतलब कि जो एगो है, एगो प्रपोजिशन हम किसके लिए यूज करते हैं, पास्ट इंसिडेंट के लिए। ठीक है, पास्ट इंसिडेंट्स के लिए आप क्या यूज करेंगे, एगो यूज करेंगे। ठीक है, जो पहले घटित हो चुकी है, मतलब कि भूतकाल में घटित हो चुकी है। बिफोर किसके लिए यूज करेंगे आप, बिफोर जो वर्तमान में। ठीक है, मतलब कि जो ऐसे मतलब कोई भी इंसिडेंट है जो पहले हुआ किसी के दूसरे के संदर्भ में, मतलब कि इसका यूज ऐसे किया जाता है जैसे कि इन कंपेयर टू द अदर। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि बिफोर दिस, ये एक एग्जांपल ऐसे दे सकता हूँ मैं, जैसे कि आई वाज टीचिंग इन मैनी इंस्टीट्यूट बिफोर कमिंग टू दिस इंस्टीट्यूट, कि भाई इस इंस्टीट्यूट आने से पहले मैं और भी दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था। तो ये एक तरह का कंपेयर भी हो गया, है ना, मतलब कि इन कंपेरिटेटिव टू अदर, तो उसके लिए आप ज्यादातर बिफोर यूज करते हैं। ठीक है, इसको ऐसे हिंदी में क्या लिखेंगे आप, ये मतलब कि कोई भी आपकी घटनाओं के संदर्भ में, कोई जनरल जो भी है इंसिडेंट है उसके बारे में इसमें बात की जाती है। जैसे एगो के लिए लिखेंगे ही केम 3 days एगो। एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं इसमें एगो के लिए, यहाँ पे जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दे दिया, इसको he came 3 days ago, ये बोल दिया एगो के लिए। और बिफोर के लिए क्या बन जाएगा, जैसे कि राम
came here before श्याम। बिफोर श्याम, तो जो राम है वो श्याम से यहाँ पहले यहाँ पर आया। बिफोर श्याम, राम केम हियर बिफोर श्याम। आई फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट, आई फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट बिफोर एक्सपायरी डेट, बिफोर एक्सपायरी डेट। भाई जब तक इस प्रोजेक्ट की एक्सपायरी डेट आ जाती उससे पहले मैंने ये प्रोजेक्ट फिनिश कर दिया था, है ना। या आई हैव ईटन माई मील बिफोर माई ब्रदर, है ना, कि भाई मेरे अपने भाई से पहले मैंने अपना मील या खाना खा लिया था। तो ऐसे ऐसे ये एग्जाम्पल आप इसमें बिफोर के लिए बना सकते हैं। इज इट क्लियर? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास प्रेपोजिशन आएगी वो प्रेपोजिशन आएगी आपके पास बिसाइड और बिसाइड्स। नेक्स्ट प्रेपोजिशन क्या रहेगी? बिसाइड और बिसाइड रहेगी, ठीक है। बिसाइड ऑब्लिक बिसाइड्स, ठीक है, ये दो प्रेपोजिशन है। अब इनका मतलब क्या है? मतलब इसमें रहेगा जैसे हम बिसाइड लिखते हैं, बिसाइड का मतलब है किनारे, ठीक है। बिसाइड का मतलब क्या होता है? साइड बाय, किसी के किनारे होना, साइड बाय। लेकिन बिसाइड्स का मतलब हो गया के अतिरिक्त या इन एडिशन। इसका मतलब क्या है? इन एडिशन। इसका मतलब क्या बन गया? इन एडिशन बन गया, के अतिरिक्त, है ना। जैसे कि आई हैव मैनी क्लासेस बिसाइड्स ऑफ दिस क्लास, ठीक है, कि भाई मेरे पास और भी बहुत सारी क्लासें हैं इस क्लास के अलावा, ठीक है। आई हैव मैनी स्टूडेंट्स बिसाइड्स ऑफ यू, ठीक है, कि आप लोगों के अलावा और भी मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल कोई भी बोल सकते हैं बिसाइड्स के लिए हमें अतिरिक्त, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या बन सकता है इसका? क्यों, कौन से वाले का? बिसाइड्स वाले का, है ना। इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, जैसे कि आई हैव कार बिसाइड्स मोटरसाइकिल, ठीक है, कि मेरे पास मोटरसाइकिल अलावा कार भी है। तो ये क्या आ गया आपके पास? बिसाइड्स आ गया है। और उसके बाद साइड बाय की बात करेंगे, जब हम बिसाइड की बात करेंगे, बिसाइड क्या हो गया? के साथ साथ, अगल बगल, ठीक है। तो इसमें कैसे बोलेंगे? जैसे मैंने बोल दिया कि मान लो कि दिशांजलि was standing beside गीतिका। दिशांजलि गीतिका के बगल में खड़ी थी, ठीक है। बिसाइड स्टैंडिंग, वॉज स्टैंडिंग बिसाइड गीतिका, खड़ी हो रही थी, है ना। इस तरह से बोल सकते हैं आप। और क्या बन सकते हैं इसके लिए, बिसाइड्स के लिए एग्जाम्पल? तो ये इसके अब स्टैंड के लिए हम लोग बिसाइड के लिए एक ही नहीं आएगा, जैसे स्टैंड है ना, ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि XYZ पार्क्ड कार, ठीक है, बिसाइड माय कार, ठीक है। या a person honked terribly standing beside, मतलब कि positioned beside me, मतलब कि जो मेरे साथ था वो व्यक्ति बार बार क्या कर रहा था? हॉर्न बजा रहा था, हॉर्न, है ना, जोर जोर से हॉर्न बजा रहा था, टेरिबली। तो ऐसे ही बोल सकते हैं कई तरह के सेंटेंस में बिसाइड के लिए, है ना। ये हो गया साइड बाय, है ना। और एडिशन के लिए भी ऐसे ही बन सकते हैं। आई हैव कार्स बिसाइड मोटरसाइकिल, जैसे कि आई हैव
more interest in studying, besides of teaching, कि भाई पढ़ाने से ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे किस में है, पढ़ने में है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है एक एग्जाम्पल। ठीक है, के अतिरिक्त, मतलब कि पढ़ाने के अतिरिक्त मुझे पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस तरह के आप मल्टीपल यहाँ पे एग्जाम्पल बना सकते हैं। इसके बाद आएगा आपके पास अमंग और बिटवीन, या बिटवीन और अमंग प्रपोजिशन। नेक्स्ट जो प्रपोजिशन है आपके पास, कौन सी प्रपोजिशन है? अमंग, और कौन सी आ जाएगी दूसरी? बिटवीन। ये प्रपोजिशन आपकी रहेगी, अमंग और बिटवीन। जो अमंग प्रपोजिशन है ये यूज की जाएगी मोर देन टू के लिए, मोर देन टू के लिए। किसके लिए होगी ये यूज? मोर देन टू के लिए। और जो बिटवीन प्रपोजिशन है ये होगी बिटवीन टू पर्सन, ओनली फॉर टू। दो के लिए आप कौन सी प्रपोजिशन यूज करेंगे? बिटवीन प्रपोजिशन यूज करेंगे। जैसे द प्रॉपर्टी was distributed among his four son। ठीक है, क्या लिखा? among his four son। ठीक है, फोर सन्स। हुई जो प्रॉपर्टी है वो उसके चार पुत्रों के बीच बांटी गई या विभाजित की गई। ठीक है, तो ये चार के लिए क्या आ गया? अमंग आ गया। लेकिन वहीं पे बिटवीन के लिए क्या आएगा? जैसे एग्जांपल क्या दे सकते हैं? जैसे आई स्टक बिटवीन कार एंड ट्रक। आई स्टक बिटवीन कार एंड ट्रक, कि मैं कार और ट्रक के बीच फंस गया था, है ना? ऐसे भी होता, कई बारी फंस जाते। ठीक है, और क्या हो सकता है? एग्जाम्पल, टू व्यूज बुक्स। हाँ, ये भी बन जाएगा। आई कंफ्यूज्ड बिटवीन क्या बोल सकते हैं आप? चूजिंग टू बुक्स, ऐसे बन सकता है। ठीक है, या आई ऑलवेज get confused between right and wrong, कि भाई ये जो सही और गलत के बीच में हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ। ऐसे बहुत सारे आप इसमें सेंटेंसेस बना सकते हैं। टू ट्विंस, ठीक है, ये भी आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास किस में आ गए? अमंग में आ गए, है ना? अमंग और बिटवीन के लिए, है ना? अमंग और बिटवीन के लिए। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम कल की क्लास में कर देंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं है?